ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 का 16 अगस्त शिफ्ट 2 वाला पेपर। इसके पहले 13 अगस्त की तीनों शिफ्ट देख चुके हैं और 16 अगस्त की पहली शिफ्ट हमने देखी थी। पहली शिफ्ट की खासियत ये थी कि वहां पर एक भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन नहीं था। देखते हैं कि शिफ्ट 2 में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल एबीसी है, डी पॉइंट लाया करता है एबी पे। तो सबसे पहले तो इसका हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर इस तरह से ट्रायंगल बना लें, पॉइंट को नाम दे देते हैं, ऊपर ए, बी और यहाँ पर सी। अब उन्होंने बोला है कि डी पॉइंट है वो ए बी पर कहीं पर है, तो इस वाले पॉइंट को डी बोल देते हैं। दूसरा, ई और एफ लाइन बी सी पर है सच दैट डी एफ इज पैरेलल टू ए सी। ए सी के पैरेलल मुझे डी एफ को बनाना है, तो स्ट्रेट लाइन से बना लेंगे और इस वाले पॉइंट को कह सकते हैं डी एफ बनाना है पैरेलल, तो ये हो जाएगा एफ। फिर डी ई पैरेलल है ए एफ के, ए से लेके एफ को कनेक्ट करते हैं। इसके पैरेलल मुझे यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, तो कुछ इस तरह से वो दिखेगी। ये पॉइंट हो जाएगा ई। ये मेरा डायग्राम यहाँ पे बन गया। अब कुछ वैल्यूज यहाँ पे दी हैं। बीई की जो लेंथ है वो 4 है, इनको भी लिखते चलते हैं। बीई की वैल्यू अगर 4 सेंटीमीटर है, सी एफ 3 सेंटीमीटर है, तो मुझे निकालना है ई एफ की वैल्यू क्या होगी। ई से लेके एफ को अगर मैं एक्स मान लूँ, इतना डेटा मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी बात, दो पैरेलल लाइन दी हैं, तो हमें पता है यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम का प्रयोग करेंगे। थेल्स थ्योरम के इस तरह का जो टाइप बनता है अपनी क्लासेस में हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हमें पता है अगर सबसे पहले इस डी एफ और ए सी को देखूं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, मतलब बी से लेके डी और डी से लेके ए किस रेशो में जाना चाहिए। अगर मैं इन ब्लू वाली लाइन को देख रहा हूं तो यहां से लेके यहां तक होना चाहिए 4+x के रेशो में, और डी से लेके ए जाना चाहिए 3 के रेशो में। ये तब है जब मैं ब्लू वाली लाइन को कंसिडर कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ अगर मैं रेड वाली लाइन को देखूँ, क्योंकि ये भी दोनों आपस में पैरेलल दिए हुए हैं, तो बी ई और ई एफ यहाँ पे अगेन दो सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं। इस वाली की साइड अगर 4 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी 4 होनी चाहिए, मतलब बी से लेके डी 4 यूनिट होना चाहिए, और ए से लेके डी यहाँ पर है तो x यूनिट होना चाहिए। ए डी और डी बी ये रेशो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक बार 4+x का 3 से, दूसरी बात 4 का x से। इन्हीं दोनों को हम यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पर अब हम लिखेंगे, अगर यहाँ से देखें b से लेके d, पहले ब्लू वाला देख रहा हूँ, तो 4+x का रेशो 3 ये बराबर होना चाहिए। ऊपर वाले रेड में देखेंगे तो 4 और x के। थेल्स थ्योरम 2 बार हमने यहाँ पे लगाई थी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन यहाँ पे हमें दी हुई है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा 12 के, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 जीरो के बराबर होगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, -12 चाहिए, यहाँ पे 4x चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, दो घटा दें इसमें से तो ये 4x दे देगा, और यहाँ पे 12 भी हमें मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू तो दिख रही है, -6 आएगी, दूसरी यहां से हमें मिलेगी प्लस ऑफ x की दो वैल्यू यहां पर आ सकती है। दूसरी बात, लेंथ तो नेगेटिव होगी नहीं, तो इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे नेगेटिव लेंथ को। x की पॉसिबल वैल्यू 2 हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे होगा करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल, एबीसी ट्राइंगल दिया है, ए बी बी सी और ए सी की लेंथ हमें दी है, और 20, 21 और 29 ये आपस में पाइथागोरस ट्रिपलेट को भी फॉलो करते हैं, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, उसे बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें वैल्यूज लिख लेते हैं। ए सी को यहाँ पे डायमीटर बनाना है, तो ए बी और सी। ए सी दिया है 29 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 21 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 20 सेंटीमीटर।
अब जो भी वैल्यू पूछी है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हैं, उन्हें हम निकालते चलेंगे। सबसे पहले कॉट सी, तो सी वाला, इस वाले एंगल को मुझे देखना है। कॉट निकालना है, यहाँ पे 10 का रिवर्स होता है, मतलब 21/20। ये कॉट सी एंगल पे देगा। फिर कोसेक सी मुझे देखना है वापस सी के एंगल पे, तो प्लस यहाँ पे कोसेक देखेंगे तो 29/20। फिर माइनस 2 टाइम्स tan A। अब की बार ये वाला एंगल देखना है, तो इस पर tan कितना होगा, 21/20। तो 2 × 21/20 इतना बनेगा। इसे बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे 30, तो ये हो जाएगा 50/20 माइनस यहाँ पर 42/20। बेसिकली 8/20, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 बार और ये जाएगा 5 बार। तो 2/5 का रेशियो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी डायमीटर दी एक सर्कल की, COD पॉइंट है अपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम को बना लेते हैं। एक बड़ा सा सर्कल बना लेंगे, इस पर डायमीटर ए बी है, उसे ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी। सी और डी दो पॉइंट है जो कि अपोजिट साइड पर है डायमीटर के, तो कहीं पर भी हो सकते हैं। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर सी है और यहाँ कहीं पर डी है, सच दैट एंगल ए सी डी 25 डिग्री बनना चाहिए। ए सी डी, यहाँ पर लाइन को कनेक्ट करना पड़ेगा, ए से लेके सी से लेकर डी, और ये वाला जो एंगल है ये बनेगा 25 डिग्री का, ये तो गिवन है यहाँ पे। E इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ BD। BD ये आर्क है, माइनर साइड ये होगा, मेजर आर्क ये बनेगी। तो माइनर पॉइंट पर मुझे एक पॉइंट रखना है E, तो कहीं पर भी रख लेते हैं। इस पॉइंट को अगर मैं E बोल देता हूँ, तो मुझे मेजर करना है एंगल BED। इस तरफ से जो एंगल बनेगा वो। इस फिगर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। C से लेके B जोड़ लेते हैं, B से E और E से लेके D। एंगल BED, ये वाला एंगल मुझे निकालना है। दूसरा, अगर CBED को देखूं तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, मतलब अगर ये वाला एंगल मुझे पता चल जाए तो 180 माइनस ये वाला एंगल करूंगा तो एंगल मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी और है, ए बी हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो ए बी अगर डायमीटर है तो एंगल सी पे टोटल 90 डिग्री बनना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी 25 दिया हुआ है, तो ये कितना बनेगा, 90 माइनस 25, तो ये बन जाएगा 55/10 65, 70 और 90। तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री का बन गया। बस एंगल ई निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस 65 कर देंगे। 60 घटाएंगे तो 120 और 5 घटाएंगे तो 115। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 3 शॉपकीपर हैं ए बी और सी। उन्होंने एक आर्टिकल को मार्कअप मार्कअप प्राइस उसका दिया है 4820 का। एबीसी क्या करते हैं, उनके आर्टिकल को सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचते हैं। पहला जो ए है वो बेचता है 20 और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। बी क्या करता है 25 और 15 के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। और सी क्या करता है 30 और 10 के दो सक्सेसिव डिस्काउंट वहां पर देता है। तो मार्कअप प्राइस सबका सेम है, डिस्काउंट उन्होंने अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं। हमें निकालना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा शॉपकीपर देगा और कितने का देगा। तो ये है थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा टाइम, लेकिन जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट बनता है और ये जो टोटल परसेंटेज होता है इनका सम सेम हो। सम सेम का क्या मतलब, यहाँ पर 20 और 20 40 होता है, यहाँ पर 25 और 15 40, फिर 30 और 10 40, सब 40-40 यहाँ पे बन रहा है। तो इस केस में जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमने देखी हुई है कि जिस केस में आपका जो गैप है, जहां पर गैप जो है वो आपका मैक्सिमम होगा, वहां पर डिस्काउंट भी आपका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे 20 और 20 में 0 का गैप है, 25 और 10 में 10 का गैप है, 30 और 10 में 20 का गैप है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है वो सी देने वाला है इस पर।
तो बात आ गई कि सी ही देगा मैक्सिमम और इतने इतने का था। ऑप्शन देखें तो या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अब इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी और सी तो एलिमिनेट हो गए। 30 और 10% का मार्कअप कितना दिया है? 4820 का। सबसे पहले आप उस पर 30% का डिस्काउंट देंगे तो 7/10 हो जाएगा इफेक्टिव। फिर इस पर क्या करेंगे आप? 10% का डिस्काउंट देंगे तो 9/10 हो जाएगा। 10 से 10 यहाँ पे काट सकते हैं और सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जीरो आ रहा है। मतलब एक चीज यहाँ पे श्योर है कि ये जो भी यहाँ पे आएगा वो डेसिमल में मुझे देगा। यहाँ पे कुछ रहेगा, उसके बाद डेसिमल के बाद कुछ रहेगा। तो ये मुझे क्या मिलेगा फाइनल? जो सब कुछ डिस्काउंट देने के बाद जो अल्टीमेट प्राइस रहेगा, इसमें से माइनस कर दूंगा उस प्राइस को तो मुझे डिस्काउंट पता चल जाएगा। अब अगर ऑप्शंस को देखूं तो डेसिमल केवल डी वाले में आ रहा है, ए वाले में तो नहीं आ रहा। तो ए को मैं यहाँ पे एलिमिनेट करूंगा, डी को मैं यहाँ पे एज आंसर मार्क करूंगा। इस पॉइंट के बाद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर चुके हैं। बाकी के बचे दो ऑप्शंस में देखें तो ये पूरा इंटीजर आ रहा है, ये डेसिमल में आ रहा है। हम अपना कैलकुलेशन देख रहे हैं तो मुझे पता है नीचे 10 है, वो कट नहीं रहा किसी से भी। तो डेसिमल तो ये मुझे 100% देगा। डेसिमल देगा, एक इंटीजर से मुझे माइनस करना है तो वो भी मुझे डेसिमल देगा। तो आंसर भी मेरा डेसिमल में होना चाहिए। इसलिए बिना इस स्टेप के बाद कैलकुलेट करे हमें मार्क करना है ऑप्शन नंबर डी को। क्वेश्चन नंबर 5, 9 डिजिट नंबर दिया हुआ है और वो कंप्लीटली डिविजिबल है 88 से। हमें निकालना है पी स्क्वायर माइनस क्यू की क्या वैल्यू होगी जब क्यू हमें लार्जेस्ट रखना है। 88 से डिविजिबिलिटी देखनी है, मतलब 8 और 11 से देखनी है। दूसरी बात, अगर इस नंबर को देखें तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Q, 2 और 8। इसे मुझे 8 से डिविजिबल बनाना है। अगर मैं Q की वैल्यू को 0 पुट करूँ 28, तो ये तो 8 से डिविजिबल नहीं होता है। अगला अगर मैं 1 पुट करूँ तो ये 8 से डिविजिबल होता है, 128 8 से डिविजिबल होता है। तो Q की वैल्यू एक तो हमने 1 फाइंड करी, पर मुझे लार्जेस्ट चाहिए। तो लार्जेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी चेक करते हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या होता है? 8 का गैप आता है। टेंस डिजिट पे क्या होता है? 4 का गैप आता है। और 100 डिजिट पे क्या होता है? 2 का गैप आता है। 8 की डिविजिबिलिटी हमने जब एक्सप्लेन करी थी तो वहां पे अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था अपनी नंबर सिस्टम की क्लास में। उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाएंगे। एक वैल्यू मुझे 1 मिल गई। और क्या नेक्स्ट आ सकता है? मुझे पता है 2 का गैप आना चाहिए, तो 3 होगा। 3 के बाद फिर 2 का गैप 5, फिर 7, फिर 9। मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्यू की आएगी 9। ये हमने फाइंड आउट कर लिया पहली चीज। अब देखते हैं और क्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें पी निकालना है और 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है। तो इस नंबर को नीचे लिख लेते हैं 7p5964। क्यू की जगह 9 पुट कर देंगे और यहाँ पर 2 और 8। अब 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है। 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 5 28, 28 और 7 35, माइनस ये हो जाएगा 6, 6 और 9 15 और यहाँ पे p, मतलब -15 माइनस p। ये या तो 0 के बराबर होगा या 11 के किसी मल्टीपल के बराबर होगा। अब इस वाले हिस्से को अगर देखें तो ये हो जाएगा 20 माइनस p बराबर, अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करूँ तो p की वैल्यू 20 हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि हमें सिंगल डिजिट यहाँ पे चाहिए। तो 0 तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर अगर 11 लिखें तो p की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9। तो Q और P दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई। उन्होंने पूछा है पी स्क्वायर माइनस क्यू निकालना है, मतलब 9 9 जा 81 माइनस 9 ये होता है 72। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें, a माइनस 12/a 1 के बराबर दिया है, जहां पर a की वैल्यू 0 से बड़ी है। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। तो एलजेब्रा वाला क्वेश्चन है ये। अब यहां पर 12 दिया है और यहां पर 16 आ रहा है। ए के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो जो नॉर्मल तरीका हम लगाते हैं इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का, वो तो यहाँ पे लगता हुआ दिख नहीं रहा। तो या तो हम वैल्यू पुट करें। अब वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पर आ रहा है 12।
अगर ए की वैल्यू 4 पुट करें तो ये हो जाएगा 4, ये देगा 3 और ये 1, तो ए की वैल्यू 4, ये हमें यहाँ पे कंफर्म मिल गया वैल्यू पुटिंग करके। ए की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा तो 4 4 जा 16 प्लस 16 अपॉन अगेन 16, तो 16 प्लस 1 17। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी हैव बीन ड्रॉन टू अ सर्कल। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाते चलते हैं। ये एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हमें बनानी है। अज्यूम करते हैं कि कुछ इस तरह से बनेंगी। ये वाला पॉइंट अगर ए है तो इसे बी बोल देते हैं और इसे सी बोल देंगे। और क्या कंडीशन दी है? P and Q are the points on AB and AC respectively such that PQ touches the circle at R। AB और AC पर P और Q पॉइंट है, AB पर P, AC पर Q, और ये सर्कल को टच करेंगे R पॉइंट पे। यहाँ पर एक टेंजेंट हमें बनानी पड़ेगी कुछ इस तरह से। इस वाले पॉइंट को P बोल देंगे, इसे Q बोल देंगे। और क्या कंडीशन दी उन्होंने? ए बी 11 दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 11 है। ए से लेके पी 7 है तो ये हो जाएगा 4। ए से लेके क्यू ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें पी क्यू की लेंथ यहाँ पे निकालनी है। तो सर्कल और टेंजेंट की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है। एक ही पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बनाई जाती है तो वो सेम लेंथ की होती है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी है? 7 और 4 11। यहाँ पर कितनी है? 9। तो सी से लेके क्यू को मुझे, मतलब ए से लेके सी को 11 बनाना है, इसे 2 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, तभी ये भी 11 बनेगी। अब क्यू वाले पॉइंट को अगर मैं देखूं, ये इतना हिस्सा अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट जो आर है ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। सेम चीज अगर पी पॉइंट को देखूं, ये वाला हिस्सा 4 है तो यहाँ से लेके पी से लेके आर तक भी 4 होगा। तो पी क्यू की जो लेंथ है वो हो जाएगी 4 + 2 6। ऑप्शन नंबर डी। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह एक चुनाव लड़ते हैं। ऑल द वोट्स पोल्ड आर वैलिड, सारे के सारे वोट जो हैं वो वैलिड हैं। अरशद को 35% वोट मिलते हैं और हर 35 वोट पर चमनलाल को 14 वोट मिलते हैं। और जो विनर है उसे इतने ज़्यादा वोट मिलते हैं सबसे कम वाले, जिसको सबसे कम वोट मिला है उससे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है। तो दो तो यहाँ पे उन्होंने रेशो दिए, एक तो परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। अगर चमनलाल को सी, अरशद को ए और जगजीत सिंह को अगर जे बोलें तो अरशद का वोट परसेंट कितना है? 35%। यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर अरशद अपॉन टोटल की अगर यहाँ पे बात करें, उन्होंने ए प्लस सी प्लस जे, ये टोटल है, ये बन रहा है 35%, ये गिवन है। दूसरा क्या दिया है? फॉर एवरी 35 वोट्स चमनलाल गॉट 14 वोट्स। तो ये भी एक रेशो हो गया कि अगर चमनलाल की बात करें और फॉर एवरी 35, मतलब टोटल की बात हो रही है, ए प्लस सी प्लस जे, अगर टोटल 35 हैं तो चमनलाल को कितने मिलते हैं? 14 मिलते हैं। तो दो रेशो यहाँ पे मुझे दिए हुए हैं। नीचे टोटल क्या हो रहा है? 100 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 35 आ रहा है, मतलब इन्हें मुझे मर्ज करना पड़ेगा। पहली चीज, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से करेंगे तो 7 बार, 5 से करेंगे तो ये हमें देगा 20। यहाँ पर 7 से करें तो 2 बार, 7 से करें तो 5 बार। और अगर इसे सिंप्लीफाई करना है, 20 को हमें बराबर करना है, तो ऊपर और नीचे 4 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेशो जो टोटल का है वो सेम हो जाएगा 20 के बराबर। एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है, अगर ए, सी और जे के नंबर ऑफ वोट्स की आपस में बात करें तो ए को अगर 7 मिल रहे हैं तो सी को कितने मिलते हैं? 8 मिलते हैं। तो जे को कितने मिलेंगे? टोटल है 20, 7 और 8 ये हो जाएगा 15, तो इसे मिलने चाहिए 5। इनको आपस में मिलने वाले वोट का रेशो मुझे यहाँ पे पता चल गया। अब विनर को इतने वोट ज्यादा मिलते हैं सबसे कम वाले से, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो चमनलाल को मिल रहे हैं, सबसे कम किसे मिल रहे हैं? जे को। दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है? 3 का आ रहा है। 3 का मतलब
4950। टोटल निकालना है, टोटल कितने 20, तो 20 का क्या मतलब होगा, स्टैंडर्ड यूनिटरी मेथड हम यहाँ पे लगाते चल रहे हैं। 4950 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो 3 से डिविजिबल तो ये होगा क्योंकि 9 और 5 4 9 बना रहे हैं। 3 से करें तो एक बार, फिर 6 बार जाएंगे तो 18, और फिर 5 बार जाएंगे और एक यहाँ पे लग जाएगा 20। 1650 डबल करना है मतलब 32, और यहाँ से 10 33। ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, डी में। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट। What is the ratio of average of first 8 prime numbers to the average of first 10 even natural numbers? फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स ये तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, लेकिन एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले ऊपर का निकाल लेते हैं पार्ट कि फर्स्ट 8 प्राइम नंबर का एवरेज कितना आएगा। तो प्राइम नंबर लिखना शुरू करें तो 2 से शुरुआत करेंगे, अगला आएगा 3, फिर 5, 7, फिर 11, फिर 13, 17, कितने हो गए 4 और 3, एक और लिखना है, अगला हो जाएगा 19। इसको हमें डिवाइड कर देंगे 8 से तो इसका एवरेज मिल जाएगा। पहले इसका सम टोटल निकाल लेते हैं। सम टोटल निकालने के लिए 3 और 17 ये मुझे 20 दे देंगे, फिर 13 और 7 ये भी मुझे 20 देंगे, मतलब 40 तक तो पहुंच गए। और क्या बचा, अगर यहां पर देखें 19 और 11 एक इसको दे दें तो 20 बन जाएगा, और 10 मतलब 30 और मिल गए। 19 और इसको हटा के, और 5 और 2 7, जोड़ देंगे सबको, 70 और 7 मतलब 77। ये तो सम टोटल आया, एवरेज निकालना है तो 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल 8 नंबर थे। इनका रेशो मुझे निकालना है फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर से। तो फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन। एवरेज निकालना है मतलब वापस n से डिवाइड करना है, तो n प्लस वन 10 नंबर है तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 11। इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये एक बार, ये 7 बार, 8 इधर चला जाएगा तो 7:8। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ए बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज और 10 डेज। 15 और 10 दिन में काम कर लेते हैं, दोनों साथ में काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद बी जो है छोड़ के चला जाता है। ए फिर सी के साथ बचे हुए काम को 3 दिनों में कंप्लीट करता है। अगर सी अकेला उस काम के 40% को करे तो कितने टाइम में वो कर पाएगा। तो 15 और 10, सबसे पहले इसका एलसीएम देखेंगे तो वो होगा 30। ये हो गया टोटल वर्क, एज्यूम कर सकते हैं। ए की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं 15 दिन लगाता है मतलब 2 की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी की बात करूं 10 दिन लगाता है तो 3 की एफिशिएंसी। कंबाइंड एफिशिएंसी इनकी कितनी होगी 5। 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम करेंगे तो 20 यूनिट वक्त तो हो चुका होगा 4 दिनों में। 30 माइनस 20 10, तो 10 यूनिट वर्क मेरा बचा हुआ है। इस 10 यूनिट वर्क को ए और सी मिलकर करते हैं कितने 3 दिनों में। इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ए प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी मुझे मिल जाएगी। ए की एफिशिएंसी मुझे पता है 2 के बराबर है, 2 प्लस कर देंगे। सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 2 को उस तरफ ले जाएंगे 6, और ऊपर हो जाएगा 4 तो 4/3। सी की एफिशिएंसी मुझे मिल गई 4/3। तो सी अकेला अगर 40% काम को करेगा, टोटल वर्क कितना है 30, 40% का मतलब 4/10। सी की एफिशिएंसी कितनी है 4/3, तो रिवर्स करके लिखेंगे, नीचे 4 ऊपर 3, 4 से 4 कट गया, 0 से 0, 3 3 सा 9। ऑप्शन नंबर ए। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, कॉट क्यूब थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये दिया हुआ है। अब सारे के सारे यहाँ पे जो हैं कांस्टेंट वगैरह तो नहीं है, तो या तो वैल्यू पुटिंग करें या फिर स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करें। तो कॉट है मतलब कॉस अपॉन साइन और नीचे साइन, स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट होता हुआ क्योंकि दिख रहा है। कॉट को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब आएगा, नीचे कोसेक है मतलब साइन स्क्वायर तो कट जाएगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉस थीटा ना लिख के डायरेक्ट में लिख रहा हूँ क्यूब अपॉन
साइन प्लस सेम चीज यहां पर हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब और नीचे हो जाएगा कॉस क्यूब है और सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस प्लस 2 टाइम्स साइन डॉट कॉस। अब 2 टाइम्स आ रहा है मतलब इसे मैं होल स्क्वायर बना सकता हूं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा कॉस 4 प्लस साइन 4 प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस। ऊपर क्लियरली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो न्यूमरेटर मेरा हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में आएगा साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस। ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक और सेक बन जाएगा जहां पर भी दिख रहा हो ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट। ये एक्सप्रेशन दिया है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, डिवाइड इससे करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है, एसएससी में कई बार अब ये दिख चुका है। ए बी सी को निकालना है और फिर इस वैल्यू का एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर क्यूबिंग अगर देखें और यहाँ पर डिवाइड करना है इससे, तो सीधी सी बात है इनका क्यूब इस तरह से बनेगा। अगर इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, ए प्लस बी से तो ये कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर करना है इसका मतलब 4 इंटू 2 8x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर बनता है तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 3 27 वाई स्क्वायर, फिर माइनस साइन बनता है तो माइनस ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रूट 6 और एक्स वाई। इसे इक्वेट करना है इससे, तो मैच करते चलेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 8 है तो ए की वैल्यू हो गई 8। बी का कोफिशिएंट देखें वाई स्क्वायर तो यहाँ पर है 27। सी का अगर कोफिशिएंट देखें तो एक्स वाई और प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ऑफ 6 रूट 6। ए बी सी की वैल्यू मुझे मिल गई, उसे यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा तो 2 टाइम्स ए मतलब 16 माइनस 3 टाइम्स बी करना है 27 इंटू 3 81 माइनस 2 टाइम्स रूट 6 सी, तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव, ये हो जाएगा प्लस और 6 2 ज़ा 12 मल्टीप्लाई बाय रूट 6 इंटू रूट 6 6, तो ये हो गया बेसिकली 72। 72 तक यहाँ पर हो गया, माइनस 81 है, दोनों के बीच में गैप है मतलब 9 का, ये हो गया माइनस 9। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हृदया ओपनड हर पिगी बैंक एंड फाउंड कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 2 5 और 10 इन द रेशो, कॉइन के नंबर का रेशो दिया हुआ है। इफ देयर आर टोटल 72 कॉइन्स देन हाउ मच मनी वॉज देयर इन द पिगी बैंक इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स। अब टोटल कॉइन 72 दिए हैं और कॉइन्स का रेशो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर इस रेशो को मैं देखूं 10 5 2 और 1, तो 15 2 17 और 1 18, टोटल 18 है। ये 18 किसे करस्पॉन्ड करता है, 72 को। यहाँ पर फैक्टर कितना आ रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, मतलब बेसिकली 1 अगर हम देखें तो वो होगा 18 से 4 बार, मतलब इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल 72 मेरे पास कॉइन्स आ जाएंगे। अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 40, ये होंगे 1 रुपए के, 5 के 4 से मतलब 20, 2 को 4 से 8, 1 को 4 से 4, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है। 1 रुपए को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 2 रुपए को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, ये आ गई उनकी टोटल वैल्यू, मतलब ये हो गया 160। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे टोटल कॉइन्स भी दिए थे, उन्हीं का रेशो भी दिया था, तो सबसे पहले हमने एक्चुअल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लिए, टोटल कितने हैं, उनको उनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते गए तो टोटल वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट आ रहा है यहाँ पर
फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 5 25 और 4, मतलब ये होगा 29/5। फिर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ये हो जाएगा 28 + 1 29, वो चला जाएगा नीचे, 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर मिलेगा 2/5। इतना तो देख लिया, 2/5 है। इसमें मल्टीप्लाई करना है 15/4 को, तो 5 से ये जाएगा 3 बार, 2 से ये जाएगा 2 बार, मतलब इतना पूरा हिस्सा मिला 3/2। इसे अगर मैं पूरा हटा दूं, ये देगा 3/2। उसमें जोड़ना है 3 3 9 + 2 11, 11/3 को मुझे इसमें जोड़ना है। फिर आगे प्लस का साइन लगा है, वो कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 5 23/, ये टोटल यहाँ पे बन रहा है। तो सबका डिनोमिनेटर काम करते हैं, 6 बना लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 पर हो जाएगा 22, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 ऊपर हो जाएगा 9। इतने हिस्से हमें यहाँ पे जोड़ते चलना है। तो ये हो जाएगा 5 और 45 + 9 / 6, तो 54/6, 6 से करेंगे तो 9 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल अलजेब्रा बेस्ड दिख रहा है। ये तो 8x³ और 27x³ यहाँ पर है। यहाँ पर 9 है तो 3 से हो सकता है, 8 है तो 2। ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं x² से डिवाइड कर दूं और रीअरेंज करके लिखूं, तो ये बन जाएगा 4x² + 9/x²। 37 से x² कट जाएगा, उस तरफ जाके हो जाएगा 37। ये मुझे मिला। तो 9 और 4 तो दिख रहा है, लेकिन मुझे ये स्क्वायर के टर्म में, और यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, मतलब इसे a - b होल स्क्वायर का फॉर्म मुझे बनाना है। तो a - b का अगर मुझे इस वाले हिस्से को बनाना है, तो यहाँ पर 2 और 3, 6 और 2 12, मतलब अगर मैं यहाँ से 12 घटा दूँ, यहाँ से भी 12 घटा दूँ, तो ये वाला हिस्सा जो है वो मेरा बन जाएगा 2x - 3/x का होल स्क्वायर। ये वाला हिस्सा मेरा बन जाएगा 37 में से 12 घटाएंगे तो 5 और 1 25, मतलब 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर वगैरह हटा देते हैं, तो 2x - 3/x की वैल्यू मुझे मिल गई 5। अब इसको अगर मैं क्यूब कर दूं तो ये वाली टर्म मुझे मिल जाएंगी। अब डायरेक्ट करेंगे स्टेप पे, 5 से 5 का क्यूब होता है 125। यहाँ पर -3ab a - b बनेगा, राइट हैंड साइड आके प्लस हो जाएगा। 3 × 2 × 3 × 5, 5 और 2 10 और 9, मतलब ये हो गया टोटल 90। 90 इसमें हमें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 5 और 21 215। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स इतना 3 साल में और इतना 5 साल में। सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पे 3 और 5 2 साल का हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, उसी सम पर 10% से 4 ईयर के लिए, तो 10% से 4 मतलब बेसिकली उसका 40% हमें एंड पे निकालना है। अगर 5 साल में इतना आ रहा है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और 3 साल में इतना आ रहा है, तो 2 साल में कितना आ रहा है, इसको इससे माइनस करेंगे। मतलब 16800 में से अगर मैं 14880 को माइनस कर दूं, तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो मुझे पता चल जाएगा। यहाँ से 0, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 17, यहाँ पर होगा 1। 1920 तो 2 साल के लिए, 2 साल के लिए इतना है। मुझे चाहिए कि 1 साल के लिए कितना होगा। 1 साल में इसका आधा कर देंगे, 9 बार 6 बार 0। 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट मुझे इतना मिलता है। अब यहाँ पर था कि 3 साल में बन के इतना हो जाता है, तो उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 0 6 3 18 1 9 3 27 2 8। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है। और अमाउंट 3 साल के बाद इतना है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है। तो अगर 14880 में से 2880 घटा दें,
तो ये देगा 12,000। यही है मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल को मुझे 10% पर एनम 4 साल मतलब 40% इसका क्या होगा, वही इसका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। 40% निकालना है तो 4/10 कर देंगे, 0 कट जाएगा, 48 समथिंग आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। SICI का सिंपल सवाल था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था वो। ट्रिग्नोमेट्री का एक और सवाल। 2 टाइम्स साइन 3x-15 1 के बराबर है, और ये कंडीशन दी है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। तो बेसिकली अगर मुझे x पता चल जाए तो सब पता चल जाएगा। 2 साइन ये बराबर 1 आना चाहिए। 1 का क्या मतलब, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है साइन 3x-15 डिग्री, ये अगर 30 डिग्री के बराबर हो जाए तो 1/2 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिल जाएगा। मतलब 3x-15 जो है वो 30 के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 45, 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू है 15 डिग्री। ये मुझे मिल गया। उसी को इस वाले एक्सप्रेशन में अब पुट कर देंगे। ये हो जाएगा cos स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री। cos 45 होता है 1/√2, तो ये होगा 1/2 प्लस cot 30 √3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 7/2 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 74 है, देन द एंगल बिटवीन बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल्स। 90 प्लस a/2 वाला फॉर्म यहाँ पे बनता हुआ साफ साफ दिख रहा है। तो जो भी एंगल यहाँ पे बनेगा बिटवीन द बाइसेक्टर्स, अगर उसको मैं x बोलूँ तो वो होगा 90 प्लस तीसरा वाला एंगल 74 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें देगा 2 से करने पे 3 और 7, इसको ऐड कर देंगे तो 127। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट। A train leaves station A at 8 a.m. and reaches station B at 12 noon. A car leaves station B at 8:30 and reaches station A at the same time when the train reaches station B. At what time do they meet? अच्छा सवाल है, केवल टाइम का रिलेशनशिप यहाँ पे दिया हुआ है। तो टाइम की अगर मैं बात करूँ, टाइम टेकन बाय ट्रेन 8 से लेके 12 4 घंटे हैं, और टाइम टेकन बाय कार 8:30 से 12 मतलब 3.5 आवर्स है। अगर इनका मैं रेशो ले लूँ, क्योंकि डिस्टेंस तो टोटल सेम है, तो प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे लग जाएगी। टाइम और स्पीड आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसका रेशो ले लें, टाइम ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कार, तो ये रेशो बराबर आएगा स्पीड ऑफ कार अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन के। ये हमें कितना दिया है, 4 और 35, मतलब अगर यहाँ पे लिख लें 4 और यहाँ पर 35 और यहाँ पर 10, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 7 बार, तो 8 और 7, 8/7। ये स्पीड का रेशो है कार और इस ट्रेन के। स्पीड का रेशो मिल गया। अब देखना है कि उनका मीटिंग पॉइंट कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये डिस्टेंस है, अगर इसे A बोलें, इसे अगर B बोलें। ट्रेन जो है 8 बजे शुरू करती है, कार 8:30 पे शुरू करती है B से। तो अगर ट्रेन यहाँ से 8 बजे शुरू करेगी और आधे घंटे में यहाँ कहीं पर पहुँच जाए, ठीक है, इसे अगर मैं C पॉइंट बोल दूँ, तो आधे घंटे में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पर भी 8:30 बजे हैं और यहाँ पर भी 8:30 बजे हैं, मतलब दोनों सेम टाइम पे निकलेंगे। अब जब सेम टाइम पे निकलेंगे तब उनका मीटिंग पॉइंट यहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड का रेशो मुझे पता चल गया है। स्पीड का रेशो में ही उनका डिस्टेंस का रेशो यहाँ पे डिवाइड होता है। अब एक चीज़ और, यहाँ पर अगर देखें इनका टोटल डिस्टेंस एज्यूम करना है, तो इसी के एलसीएम ले लेंगे। 7 और 8, 8 7 56, 56 टोटल को मानना पड़ेगा। तो अगर ए से लेके सी को मैं डिस्टेंस के टर्म में 56 किलोमीटर या कुछ भी आप यूनिट मान सकते हैं, क्योंकि सब कुछ रेशो में यहाँ पे चल रहा है। ए से लेके बी होना चाहिए टोटल डिस्टेंस की, क्योंकि यहाँ पे बात होगी। ए से लेके बी 56 रहेगा। अब अगर 8 से देखूं तो 7 8 56, 7 घंटे आ रहे हैं, जबकि 3.5 आना चाहिए।
तो इस रेशो को और मैनिपुलेट कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 14। अब जब डिवाइड करेंगे तो टाइम आपका एग्जैक्टली सेम आएगा। तो जब आप इसे 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आना चाहिए 3.5, और इसे जब आप 14 से डिवाइड करेंगे तो 4 आना चाहिए, तो वो आ भी रहा है। तो स्पीड इसमें चलेगी, डिस्टेंस टोटल 56 रहेगा। अब यहाँ से ट्रेन ने चलना शुरू किया था आधे घंटे तक। ट्रेन की स्पीड क्या है? 14। आधे घंटे में, 1 घंटे में अगर 14 किलोमीटर चलती है तो आधे घंटे में 7 चलेगी। ए से लेके सी हो गया 7। तो 56 में से सबसे पहले हमें 7 को घटाना है, ये हो जाएगा 49। अब इस 49 में मीटिंग पॉइंट निकालना है, तो 49 यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्रीन से। 49 डिवाइडेड बाय इनकी कंबाइंड स्पीड कितनी होगी? 30। ये आवर्स में टाइम देगा। 30 आ रहा है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, मतलब बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है 98। 98 क्या है? मिनट्स। किस टाइम के बाद? 8:30 के बाद, 8:30। यहाँ पर भी 8:30। 8:30 के बाद 98 मिनट्स और जोड़ने हैं, तो 90 मिनट का मतलब तो 1.5 घंटा होता है, मतलब 9 और 10, और उसमें 8 मिनट और जोड़ने हैं, मतलब 10:08। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट। तो कंसेप्चुअली इस तरह से बना सकते हैं, या फिर वैल्यू एज्यूम करके भी आप बना सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमने इसमें डिटेल पे चर्चा करी हुई है। तो जब भी आपको टाइम का रेशो दिया हो, उससे आप स्पीड का रेशो निकालिए, एक डिस्टेंस को आप एज्यूम करिए, और फिर यहाँ से स्पीड को मैनिपुलेट कर लीजिए। जैसे 8 और 7 था, तो 7 से डिवाइड करने के बाद 56 को 8 घंटे आ रहा था, जो हमें तो 4 चाहिए, इसलिए 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्पीड ये हो जाएगी का रेशो, डिस्टेंस एज्यूम ये करी थी, सारे के सारे इंटीजर में नंबर्स आएंगे, प्लस माइनस डिवाइड करके जो भी पूछे सब कुछ यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। उसका बेस का डायमीटर दिया है, उसका हाइट दिया है, कैनवास निकालना है उसे कवर करने के लिए। तो कवर करने के लिए बेसिकली पाई आर एल वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो पाई आर एल का फॉर्मूला लगाने से पहले हमें उसकी स्लांट हाइट चाहिए होगी, तो यहाँ पे निकालनी है स्लांट हाइट। वो जो कोनिकल फॉर्म बनेगा उसकी हाइट हमें दी है 1.75। ये रेडियस होना चाहिए, डायमीटर दिया है तो 4.2। इससे निकालना है हाइपोटेनस। तो कुछ कॉमन जैसा तो दिख नहीं रहा, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 175/100, तो ये हमें 25 से डिवाइड होके देगा ऊपर 7 और नीचे देगा 4। इसे बाय 10 कर लें अगर, तो ये बन जाएगा 21/5। यहाँ पर लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो ये देगा 7 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 21 का स्क्वायर अपॉन 25, और इसका मुझे अंडर रूट निकालना है। तो 7 स्क्वायर और यहाँ पर 21 आ रहा है, मतलब 7 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और बाहर ले जाएंगे तो 7। यहाँ पे अंडर रूट लगा लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 7 स्क्वायर निकाल लिया, 3 स्क्वायर बचा तो वो होगा 9। 1 डिवाइडेड बाय 16, 9 डिवाइडेड बाय 25। 16 इंटू 9 होता है 144। 144 में 25 ऐड करना है, तो वो बन जाएगा 169, और नीचे 16 इंटू 25, तो यहाँ से हमें मिलेगा 7। 169 से मिलेगा 13, यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर होगा 5। इस तरह से हमें मिलेगा, ये होगा 91/20। तो स्लांट हाइट मुझे यहाँ पे मिल गई। अब पाई आर एल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 22/7, रेडियस कितनी है 21/5, स्लांट हाइट अभी निकाली 91 डिवाइडेड बाय 20। इतना हिस्सा बनेगा। 7 से इसे काट देते हैं 3 बार, 2 से इसे 11 बना देते हैं, ये 10 हो जाएगा। 50 हो गया, दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 बन जाएगा। उसे अगली स्टेप में कर देंगे, या भी कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे बन जाएगा 100। इस वाले हिस्से को मिटा देते हैं अब।
यहाँ पर देखें तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 9 ज़ा 54 और इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 4 6 6 0 1, ये भी 10 बना देगा 6 और नीचे 100 बन रहा है तो डेसिमल यहाँ पे लगेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट। राधा परचेज्ड अ कंप्यूटर टेबल फॉर 10,000 एंड अ सेंटर टेबल फॉर 5,000। कंप्यूटर टेबल उसने 8% के प्रॉफिट पे बेची और सेंटर टेबल कितने पर बेचे कि ओवरऑल उसे 10% मिले। तो यहाँ पर सिंपल एलिगेशन बनता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ को आपने 8% के प्रॉफिट पे बेचा, ओवरऑल आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो तीसरे को आप x% लिख लीजिए। ऑब्वियसली x जो होगा 10 से ज़्यादा होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है। 8% पे आपने कंप्यूटर टेबल को बेचा, कंप्यूटर टेबल की वैल्यू 10,000 है और सेंटर टेबल की 5,000 है, दोनों के बीच में रेशो कितना है 2:1 का। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 2 का रेशो, इसके ऊपर जाएगा 1 का रेशो। इस 1 का क्या मतलब है, 10 और 8 के बीच में गैप, मतलब 1 करस्पॉन्ड करता है 2% को, तो 2 किसे करस्पॉन्ड करेगा 4% को, तो 4 यहाँ पर आएगा। तो 10 और 4 मतलब 14%। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा एलिगेशन का ये केस बनता है। अब शुरू हो रहे हैं डीआई के सेट। बाय व्हाट परसेंट इज द बोनस ऑफ वरुण लेस देन द बोनस ऑफ अमित एंड नितिन टेकन टुगेदर। तो वरुण का बोनस है 1240, अमित और नितिन 1,000 और 1,000 मतलब 2,000। 2,000 में से अगर आप 1240 घटाएंगे तो यहाँ पे 60 और यहाँ पर 7, बेसिकली 760 अपॉन 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। 1 2 3 1 2 3, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 8 बार, 38% कम है। In which year in which year were the maximum number of trees planted? किस साल में सबसे ज़्यादा प्लांट हुए थे? ईयर वाइज आ रहा है, मतलब इसे जोड़ते चलना पड़ेगा। एक एक करके देखना शुरू करते हैं। 2016 की बात करें तो 18 और 18 ये हो गए 3600। 3600 में आपको 2 और जोड़ना है, वो हो जाएगा 5600 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 7600, उसमें 500 और जोड़ना है, ये बन जाएगा 8100। तो यहाँ सामने लिख लेते हैं 8100। अब 2017 को अगर देखें, 2017 को अगर देखें तो 50 को अभी छोड़ देते हैं, 18 और 18 3600, यहाँ पर 2000 इसको दे दें तो 4500, 3 और दे दें तो 4800 और जो 50 था उसे यहाँ पे लिख लेते हैं 5041 8450 8450। अब बात कर लेते हैं 2018 की। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 4700। 40 इसको दे दें तो 1800, दोनों 3600। 0 0 3 1 8 8300। अब 19 की बात कर लेते हैं। इस 50 को छोड़ते हैं, 19 और 19 3800 तो यहाँ पर दिख रहा है, 1600 इसमें और जोड़ने, 2440 और एक 50 था तो 0 9 8 एक चला जाएगा, 4 2 6 और एक 7 7890, तो ये भी नहीं होगा। 2020 को अगर देखें तो इस वाले 50 को यहाँ दे देते हैं, 2300 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दें तो 4100 हो जाएगा और एक 1700 और जोड़ना है, तो 0 0 11 1 4 2 6 और 8 8100। तो मैक्सिमम ट्रीज प्लांट होते हुए कहाँ पर दिख रहे हैं 84 2017 में। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट। The following pie chart represents the percentage-wise distribution of 300 students of class 10th in school in 6 different section। तो यहाँ पे 6 सेक्शन है ABCD, उनका परसेंटेज दिया है, टोटल है 300, तो हर एक का निकालना होगा तो परसेंटेज हम यहाँ से निकाल लेंगे। और डेटा दिया इन्होंने, टेबल बिलो शोन
shows the number of boys in class 10 in 6 different sections. तो यहाँ पर है टोटल स्टूडेंट्स, यहाँ पर है नंबर ऑफ बॉयज कितने. क्वेश्चन क्या है, इफ इन द सेक्शन ई एक्स दिया है मतलब निकालना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स ये दिया है. तो अगर सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने ई में. तो टोटल है 300, ई कितना है 14% निकालेंगे तो 14 इंटू 3 करना है यहाँ पे, ये हमें देगा 42. तो टोटल स्टूडेंट्स ई वाला जो सेक्शन है उसमें 42 है. उस 42 को मुझे 3 और 4 के हिस्सों में बांटना है. तो 42 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, ये मुझे देगा 6. तो अगर गर्ल्स की बात करें, बॉयज़ टू गर्ल्स है तो गर्ल्स हो जाएंगे 6 4 24, बॉयज़ हो जाएंगे 6 3 18. ये नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ यहाँ पे मिल गए. तो x की जगह अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 18. x की वैल्यू मुझे मिल गई. और क्या बोला है उन्होंने, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ई, वो तो हमने 18 निकाल लिया, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी. सेक्शन सी 19% है मतलब 57 तो टोटल स्टूडेंट बनेंगे. उसमें से 34 आपको माइनस करना है क्योंकि ये नंबर ऑफ बॉयज़ हैं. तो गर्ल्स निकलेंगी 23. तो यहाँ से हमने 18 निकाला था, नंबर ऑफ गर्ल्स 23 निकाली थी. यही रेशो उन्होंने पूछा है, सेक्शन ई के बॉयज़ और सेक्शन सी की गर्ल्स. 18 और 23, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट. आखिरी सवाल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी इन 15 एंड 17. 15 और 17 में इंस्टीट्यूट बी का देखना है, मतलब 360 और 375 को यहाँ पे मुझे ऐड करना है. तो 300 और 300 तो 600 हो गया. एक मिनट, 17 के ऐड करना है ना, 16 के देख रहा था. 360 में 325 ऐड करना है, सेक्शन बी मतलब रेड वाली लाइन है. तो ये हो जाएगा 600 और 8 और 5 तो 685. ये तो पहले से का निकला. टू दैट ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए 14 और 16 में, 14 और 16. इंस्टीट्यूट ए मतलब ब्लू वाली लाइन है, 14 और 16. तो 300 और 160 मतलब 460. इसी का रेशो निकालना है. ये लाइन ठीक है, इसी का रेशो निकालना है. तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं. 5 से ये जाएगा एक बार, 5 से 3 बार और 7 बार, 5 से 9 बार और फिर 2 बार, 137/92. ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट. तो ये था हमारा इस शिफ्ट का आखिरी सवाल. एक दो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, खासकर वो जो कैनवास वाला था वहाँ पर फॉर्मूला तो सिंपल सा लग रहा है, लेकिन चूंकि डेसिमल और फ्रैक्शन आ रहा था, अगर उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो प्रॉब्लम देगा. तो हमेशा याद रखना है जब भी अंडर रूट वगैरह की बात हो तो जितना भी कॉमन निकल सकता हो उसे आप कॉमन निकाल लीजिए. तो कैलकुलेशन वो रिड्यूस कर देता है. बाकी कोई ऐसा सवाल ऐसा टफ सा दिखा नहीं, सब नॉर्मल से सवाल थे. अगर 2 से 4 सवाल ऐसे हों भी जो कैलकुलेटिव लगे एग्ज़ाम टाइम के ड्यूरेशन में, तो उन्हें टाइम मैनेजमेंट के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है. बाकी सारे सवालों के पीछे जो कंसेप्ट है वो सिंपल हैं, कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है. एक 19 वाला अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टाइम का रेशो देके उससे बाकी सब चीज़ें पूछी जाती हैं, पर ये सब हम अपने कोर्स में देख चुके हैं. तो ये सवाल अब हमारे लिए कुछ नए नहीं है, बस डेटा चेंज करके वो हमें दे देते हैं. अगर प्रैक्टिस है आपकी तो आप फटाफट फटाफट अपने कंसेप्ट को लगाते चलेंगे और आंसर आपका दिखने लगेगा. अगर प्रैक्टिस नहीं है तब फिर ये सवाल बन जाते हैं कैलकुलेटिव, क्योंकि फिर हमें दिखता नहीं है, प्रोसेस ही नहीं पता होता कि किसके बाद क्या करना है, स्टेप्स, या फिर हम कई बार भूल जाते हैं. तो रिवाइज करिए, जो कोर्सेस हैं उनको अच्छे से आप रिव्यू करिए, उनसे आप नोट्स बनाइए. ये सारे क्वेश्चन टाइप हम वहाँ पे देख चुके हैं. कोई भी सवाल ऐसा नहीं आ रहा है जो कि बहुत नया सा हो या पता ही ना हो, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो, तैयारी के बाहर का ऐसा कुछ आ गया हो. ऐसा कोई भी केस नहीं दिख रहा है अभी तक. सारे क्वेश्चंस सेट पैटर्न पर आ रहे हैं. खासकर एक जो ऊपर डिस्काउंट वाला देखा था, जहाँ पर 2 डिस्काउंट के इफेक्ट है, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, उसका भी हम देख चुके हैं. उसमें एक केस और बनता है जो मार्कअप के लिए होता है,
उसका भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी स्टैंडर्ड तैयारी की चीज़ें हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि नया पूछा गया हो, सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, कई सालों से आती रह रही हैं, डेटा बदल के आपके सामने रख दिया जाता है। तो सवाल अच्छे हैं, प्रैक्टिस के लिए आप इसे ले सकते हैं। तो जब आप 2021 की एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसके पहले इन पेपर्स को आप टेस्ट की तरह आप सॉल्व करिए। वो आपके लिए अच्छा बेनिफिट होगा जब आप प्रिपरेशन के एंड पर होंगे, ताकि जितना भी आप क्लासेस में सीखें वहाँ पर आप एक्चुअल टेस्ट पेपर में अप्लाई कर पाएँ। इसी तरह से 16 अगस्त की शिफ्ट 3 का पेपर हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे और उसके आगे होने वाले क्वेश्चन पेपर्स को भी हम देखते चलेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, यहाँ से आप नोट्स बनाइए और इसके पहले जो हम सॉल्व कर चुके हैं 4 पेपर, उन्हें भी आप रिव्यू करिए। आइडेंटिफाई करिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन टाइप है जहाँ पर आप रेगुलरली फंस रहे हैं। जहाँ फंस रहे हो उसके पीछे का कंसेप्ट आप वापस से रिवाइज करिए। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट पर जब जाएंगे तो अरिथमेटिक का सेक्शन आपको पूरा वहाँ पे मिल जाएगा। जो एडवांस पोर्शन है उसमें ज्योमेट्री फिनिश हो चुकी है, मेंसुरेशन 2D कंप्लीट हो चुका है और उसके आगे के जो हिस्से हैं वो भी हम धीरे धीरे अपलोड करते चलेंगे। कैलकुलेशन में अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कैलकुलेशन की भी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, 45 वीडियोस टोटल हैं। उनको देख के नोट्स बनाइए और जब भी आप सॉल्व करिए तो उनको आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे प्रैक्टिस उससे आपकी बनती जाएगी और कंसेप्ट आपको वहाँ पे याद रहने लगेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।